मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएस सच की आवाज। दर्शकों, आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हूं जिनकी पहचान जमीनी नेता के रूप में होती है। एक ऐसे नेता जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए उनके हर सुख दुख में उनके साथ में ना सिर्फ खड़े होते हैं बल्कि उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। फिर वो लड़ाई चाहे शासन से हो, प्रशासन से हो, उसका रूप कुछ भी हो सकता है। धरना प्रदर्शन हो सकता है, घेराव हो सकता है, चक्का जाम हो सकता है। और वो जब भी कोई कदम उठाते हैं तो क्षेत्र की जनता उनके साथ स्वयं चली आती है। एक ऐसे जनप्रिय नेता जो कि पूरे ग्वालियर में अपनी जुझारूपन की शख्सियत के कारण जाने जाते हैं। एक ऐसे नेता जिन्हें हर पार्टी अपने साथ रखना चाहती है। एक ऐसे नेता जिन्हें हर कोई अपने साथ देखना चाहता है। तो मैं बात करने जा रहा हूं हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, जुझारू शख्सियत के मालिक श्री मुन्ना गोयल जी से। गोयल साहब, आपका स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सीधा संवाद संजय भारद्वाज के साथ में। आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्वागत आरबीएस सच की आवाज को। गोयल साहब, आज हम बात करेंगे आपके अब तक के सफर के बारे में, कांग्रेस पार्टी के बारे में और ग्वालियर को लेकर आपके सपने के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि आप एक व्यापारी वर्ग से हैं। आपका परिवार का जो पीछे का जो मैंने देखा है ग्राउंड है वो पूरा व्यापारी से जुड़ा हुआ है। तो सारे परिवार के लोग व्यापार करते हैं। ऐसा क्या कारण था कि आपने राजनीति में आने का रास्ता चुना? कहते हैं राजनीति एक कांटों वाला रास्ता होता है। फिर आपको किसने प्रेरित किया कि आप राजनीति में आए और क्यों आप राजनीति में आए? निश्चित तौर पर मैं एक व्यापारी समाज और व्यस्त समाज से ताल्लुक रखता हूँ और मेरे सारे लोग व्यापार जगत में हैं। लेकिन मूलतः मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में पैदा हुआ, ग्राम टोहली में मैं पैदा हुआ और एक किसान पृष्ठभूमि पूरे परिवार की मेरी रही। भले ही हम बाद में शहर में आ गए, लेकिन मेरा बचपन गांव में बीता है। लेकिन जिन संघर्षों में मेरे पूज्य पिताजी भगवान जी गोयल, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, पूरी जिंदगी देहात में गुजारी किसानों के बीच में और पूरे संघर्ष करके उन्होंने पूरा जीवन बिताया, तो उनका जो जीवन का संघर्ष पिताजी का है वो निश्चित तौर पर हम आज जिस हालत में भी हैं, लेकिन जीवन में पिताजी ने संघर्ष करके सब कुछ पाया और वो संघर्ष की पृष्ठभूमि आज भी हमारे दिलो दिमाग में रही है। और जीवन में मैंने किसानों को, मजदूरों को, गरीब व्यक्ति को जिस तरीके से देखा है, उनकी आंखों में जो आंसू मैंने देखे हैं, तो वो आंसू निश्चित तौर पर मेरे लिए हमेशा रहे कि एक सामाजिक कतार में जो आखिरी आदमी जिसकी आंख में आंसू है, निश्चित तौर पर वो दर्द झेल रहा है, तो उस दर्द की अनुभूति मुझे हमेशा होती रही है। और उसी अनुभूति ने मुझे हमेशा प्रेरित किया कि निश्चित तौर पर जो गरीब तबके का आदमी है, जिसको कोई सुनता नहीं है, जिसकी आंख में आंसू है, उसकी मदद करना चाहिए। और उसी प्रेरणा से निश्चित तौर पर मुझे राजनीति में छात्र जीवन से लेके फिर पार्षद रहा मैं 1994 में, ठीक है ना, और पार्षद के रूप में मैंने जनता के बीच काम किया। और तब से लेकर लगातार मुझे लगा कि जहाँ जहाँ लोगों के साथ अन्याय है, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, छात्र हो, व्यापारी हो, जहाँ भी लोगों के साथ अन्याय है, उस अन्याय में मुझे खड़े होने का एक प्रेरणा मुझे अपने परिवार से मिली है। जी अच्छा, राजनीति में जब कोई व्यक्ति आना चाहता है तो अधिकांशतः परिवार में लोग रोकते हैं। लोग कहते हैं भाई कलेक्टर बनने की तैयारी करो, किसी अधिकारी बनने की तैयारी करो, पर राजनीति में जाने से लोग रोकते हैं। आपको कभी किसी ने रोका है कि आप राजनीति में मत जाइए? ये परंपरा रही है कि शहीद भगत सिंह पैदा हो, लेकिन मेरे यहाँ नहीं हो, पड़ोस में हो। तो निश्चित तौर पर ये परिपाटी है, लेकिन मुझे मेरे परिवार का पूरा योगदान रहा राजनीति में। क्यों आज मैं राजनीतिक जीवन में हूँ तो उसमें मेरा योगदान मेरा परिवार का है। मुझे मेरे परिवार ने समाज सेवा के लिए, लोगों के साथ अन्याय होता है उसमें खड़े होने के लिए, लोगों के साथ अन्याय होता है उसमें लड़ाई के लिए मेरे परिवार ने मुझे प्रेरणा दी। तो निश्चित तौर पर आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो मेरी परिवार की बहुत बड़ी प्रेरणा है और उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो आप जो उद्देश्य लेकर राजनीति में आए थे, आप तक का अभी तक का जो सफर रहा है, आपको क्या लगता है कि आप उसमें कितना पूरा हो चुका है आपका उद्देश्य और कितना आपका बाकी रह गया है? देखिए, समाज के अंदर जो हालात हैं, आज देश आजाद हुआ, आजादी के आंदोलन में गांधी के जो सपने थे कि गांधी ने सोचा था कि समाज की आगे कतार में गरीब आदमी है, उसकी आंखों में जो आंसू है वो आंसू पहुंचना चाहिए। उन्होंने आर्थिक समानता का सपना देखा था, उन्होंने गैर बराबरी का सपना देखा था, लेकिन वो सपना आज तक पूरा हुआ नहीं है।
आज भी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं। तो निश्चित तौर पर ये तो लड़ाई लगातार जब तक जिंदा है अपन, तब तक ये लड़ाई बराबर जारी रहेगी। जहां भी समाज में अन्याय है, शोषण है, लोगों के साथ कहीं दर्द हो रहा है, परेशानी है, तो निश्चित तौर पर ये तो लड़ाई बराबर हमेशा जारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है कि कितने वर्षों तक ये सब जब तक जिंदा है, तब तक लगता है जब तक लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लोगों के साथ शोषण हो रहा है, जब तक उनके साथ हो रहा है, तब तक ये लड़ाई बराबर जारी रखना पड़ेगी। जी, तो अब हम बात करते हैं हालिया चुनाव की। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए। उन राज्यों में अगर पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति सही नहीं रही। हालांकि 2 जगह सरकार बनते बनते चूक गई। तो आप जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश खास करके, उसमें तो बिल्कुल सुपड़ा साफ ही हो गया कांग्रेस का। आप क्या समझते हैं, उसके क्या कारण रहे होंगे? देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने और जिस तरीके से पूरे मीडिया तंत्र ने जिस तरीके से मोदी को और भाजपा को जिस तरीके से बढ़ावा दिया, उससे भी चुनावी वातावरण में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। पूरा जो चुनाव के परिणाम आए, उस चुनाव के परिणाम के बाद चर्चा के उत्तर प्रदेश पर रही। ये चर्चा नहीं हुई कि पंजाब में कांग्रेस सरकार बन गई, ये चर्चा नहीं हुई कि गोवा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी, ये चर्चा नहीं हुई कि मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी। तो ये 3 राज्यों में जहां कांग्रेस ने बढ़त हासिल की, पंजाब, गोवा और मणिपुर, वहां चर्चा मीडिया ने की। मीडिया का फोकस केवल उत्तर प्रदेश रहा। और उत्तर प्रदेश में मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर जो आरोप आज लग रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी। निश्चित तौर पर जो आरोप लग रहा है, इस आरोप में सत्ता है कि ईवीएम मशीन में धांधली हुई है। और आने वाले समय में जब सुप्रीम कोर्ट में लोग जाएंगे, तमाम दलों के लोग, तो निश्चित तौर पर सब दूध पानी पानी होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैलाया गया, जिस तरीके से मीडिया तंत्र का सहारा लिया गया, जिस तरीके से पहला चला, इस सब के चलते पूरे चुनाव को उत्तर प्रदेश के अंदर ध्रुवीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इतना बड़ा जो बदलाव उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, वो बदलाव निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तिकड़म का बदलाव है। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने इसको मैनेज किया है। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। क्या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चुनाव के परिणामों के बाद मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेता ऐसा कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं कि वो कभी जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हुई है वो मध्य प्रदेश में ना हो और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने? ऐसी कोई रणनीति की तैयारी की जा रही है क्या? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 13 साल हो गए मध्य प्रदेश के अंदर, और इस 13 सालों में जो सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह ने, वो सपने केवल सपने बनकर रह गए हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करने वाला प्रदेश है। हजारों किसान आत्महत्या कर चुका है। इस प्रदेश में रोजगार नाम की कोई चीज नहीं है। हजारों नौजवान आत्महत्या कर चुके रोजगार के अभाव में। आज किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, आज नौजवान परेशान है। आज ग्वालियर अंचल लोग कि ग्वालियर अंचल में 2 बार इन्वेस्टमेंट मीट हुई और एक भी नया उद्योग नहीं आया, बल्कि लगे लगा उद्योग, जेसी मिल, सिमको, स्टील फाउंड्री, रेयन, मालमपुर, ये तमाम सारे उद्योग जिनमें हजारों लोग लगे थे, सब बेरोजगार हो गए। तो इस 13 सालों में इस ग्वालियर में एक भी नया उद्योग नहीं आया। जो परंपरागत उद्योग लगे थे पुराने, वो सारे उद्योग चौपट हो गए। तो रोजगार को इन 13 सालों में हम अपना मान लें कि ग्वालियर में रोजगार के नाम पर एक भी नया उद्योग नहीं आया, तो रोजगार कहां से मिलेगा? आज हर साल इस ग्वालियर में 10,000 नौजवान पैदा हो रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार, और एक भी नौजवान को रोजगार नहीं है। तो क्या करेगा नौजवान? या तो आत्महत्या करेगा या चोरी डकैती करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज उस मुहाने पर ले आई है कि इस सपने दिखाए हैं कि हम रोजगार देंगे तो नौजवानों को रोजगार नहीं। आज मोदी जी ने सपना दिखाया था कि हमारी सरकार बनी तो हम काला धन वापस लाएंगे, 80 लाख करोड़ रुपया हर आदमी खाते में 15 लाख रुपए पहुंचा देंगे। क्या आया? हर साल 2 करोड़ लोग नौजवान को रोजगार देंगे। क्या नौजवान को रोजगार मिला? तो भारतीय जनता पार्टी ने सपने दिखाए हैं आज इस और प्रदेश में शिवराज सिंह सपने दिखाए हैं। तो निश्चित तौर पर आज हमें लगता है कि अब लोगों को लगने लगा है कि हमको चला गया है। किसान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, नौजवान परेशान है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार बदलाव की प्यार आएगी। भारतीय जनता पार्टी की तमाम सारी तिकड़म है, वो तिकड़म में चल नहीं पाएंगी और प्रदेश के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी भी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। जी, काफी समय से ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। पिछले चुनाव में भी हुआ था, सिंधिया जी की मांग हुई और लेकिन चेहरा प्रस्तुत नहीं किया गया। और अभी सिंधिया जी से सोशल मीडिया पर जब किसी ने क्वेश्चन किया और उन्होंने कहा कि भाई हमको आप सीएम बनने के लिए हम सोनिया जी से क्यों नहीं बात करते हैं, तो सिंधिया जी ने कहा कि भाई आप मेरे लिए क्यों नहीं बात करते हैं।
तो क्या आपके द्वारा इसकी शुरुआत की जा सकती है कि आप एक शुरुआत करें कि भाई सिंधिया जी का चेहरा सबके सामने प्रस्तुत हो ताकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बने? ऐसा देखा जा रहा है कि शिवराज सिंह सरकार में जिस तरीके के घोटाले हुए, जिस तरीके के डंपर घोटाला, व्यापम घोटाला हुए, उनको भी ज्यादा अच्छे दमदार तरीके से नहीं उठाया गया है। तो दो चीजें जो लग रही हैं जनता को कि एक तो मतलब कांग्रेस जो है वो जमीनी स्तर पर बहुत बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी उन मुद्दों को बड़े स्तर पर नहीं ले जा पा रही है जनता के बीच में, जो शायद शिवराज सरकार के लिए एक घातक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस कोई ऐसा चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रही है जो कि शिवराज सिंह के मुकाबले में आके खड़ा हो जाए। तो क्या आपको लगता है कि आप इसके लिए कहीं कुछ पहल करेंगे अपने स्तर पर? देखिए, ये सही है कि आज प्रदेश में जो भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार में इस पूरे देश भर में नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। व्यापम घोटाला हो, डंपर घोटाला हो, विधवा पेंशन घोटाला हो, सड़क घोटाला हो, घोटालों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को टूट दिया है और सबसे ज्यादा खनन घोटाला है। तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आज जिन हालातों में प्रदेश चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के पास एक ही चेहरा है, तो वो है माननीय श्रीमती ज्योति सिंधिया जी। निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश के अंदर एक बेदाग चेहरा है और इस प्रदेश का किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान निश्चित तौर पर चाह रहा है कि इस प्रदेश में सरकार बने कांग्रेस पार्टी की। उसके लिए चेहरा मैं समझता हूं कि निश्चित तौर जरूरी है। वो चेहरा एक ही है इस प्रदेश के अंदर, श्रीमती ज्योति सिंधिया जी, और इस बात को हाईकमान ही महसूस कर रहा है, ठीक है ना, कि इस प्रदेश में यदि सरकार बनानी है तो श्रीमती ज्योति सिंधिया जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और यदि हाईकमान ने श्रीमती सिंधिया जी को प्रोजेक्ट कर दिया तो मेरा मानना है कि प्रदेश के अंदर सिंधिया जी नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर अच्छे बहुमत से सरकार बनेगी। इसलिए हमारा तो हाईकमान से मानना है कि प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी को दफन करना है, भारतीय जनता पार्टी सरकार हटाना है, तो इस प्रदेश के अंदर फिर कांग्रेस पार्टी को चेहरा के रूप में श्रीमती सिंधिया जी को तत्काल प्रोजेक्ट करना चाहिए। और सिंधिया जी प्रोजेक्ट होने के बाद इस प्रदेश के किसानों में, व्यापारियों में, नौजवानों में, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति आएगी और निश्चित तौर पर यह स्फूर्ति आने वाले 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने में सहायक होगी। गोयल, पिछले विधानसभा चुनाव में काफी कम मतों से आप विधायक बनने से रह गए थे, तो जो कमी पिछली बार रह गई थी, क्या इस बार विधानसभा चुनाव में वो पूरी हो गई? हम तो पूरे 5 साल काम करते हैं। मैं ये नहीं मानता कि चुनाव कोई मैं 2 महीने के लिए 3 महीने लड़ रहा हूँ। मैं तो पूरे 5 साल इस क्षेत्र के अपने व्यापारी, मजदूर, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े हर वर्ग के दुख सुख में भागीदार रहता हूँ। तो मैं तो 5 साल काम करता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर जिन क्षेत्रों में कांग्रेस कमजोर रही है उन क्षेत्रों में हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस बार उन क्षेत्रों में भी कांग्रेस मजबूती के साथ उभरे और उन क्षेत्रों में जो गड्ढा हुआ है कांग्रेस का वो इस बार पूरा हो, चाहे वो डीडी नगर हो, चाहे पिंटू पार्क हो, चाहे वो ठाकुरपुर क्षेत्र हो। जिन वार्डों में कांग्रेस कमजोर रही है उन वार्डों में हमारी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और निश्चित तौर पर इन वार्डों में जहां हमने पिछली बार कुछ कमजोर हुए हैं इस बार निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि पिछली बार ही हम चुनाव हारे नहीं है। 2013 का इलेक्शन हम चुनाव जीते थे, लेकिन जनता ने मुझे चुनाव जिताया। भारतीय जनता पार्टी की टिकड़म और प्रशासन ने धांधली करके चुनाव को हराया और लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। मुझे ध्यान है कि 2 बजे कलेक्टर ने मुझे बधाई दी और 2 घंटे बाद 4 बजे मुझे हरा दिया। तो निश्चित तौर पर जनता ने मुझे जिताया था, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी प्रशासन ने टिकड़म करके मुझे हराया और लोकतंत्र की हत्या की है। लेकिन मेरा मानना है कि इस बार जनता इतना आशीर्वाद देगी कि ये धांधली करना भी चाहे तो धांधली कर नहीं पाएंगे। इस बार वोट का निश्चित तौर पर जो इजाफा होने वाला है, जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है, इतना मिलने वाला है कि इनकी तिकड़ा में और धांधलियां इस बार काम नहीं आएंगी। इतना वोट पड़ जाएगा कि ये तिकड़ा में धांधली कर नहीं पाएंगे। जी, तो 2018 में जैसे कि आपका कहना है कि इस बार धांधली नहीं हो पाएगी और आप विधायक बनेंगे, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और आपको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य में भी दी जाती है, तो ऐसा क्या है जो आप ग्वालियर में पूरा करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सिपाही में काम करना पसंद करता हूँ, ना मेरा सपना है मंत्री बनने का, ठीक है ना। जनता यदि आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर पर विधायक के रूप में काम करूंगा। लेकिन अब ये आने वाले जो सरकार बनेगी, कौन मंत्री बनेगा, ये हमारा कोई सपना नहीं है। हम तो सिपाही के रूप में काम करना चाहेंगे। लेकिन जहां तक ग्वालियर की बात है, निश्चित तौर पर 3-4 चीजें हैं ग्वालियर में जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है। नंबर 1, रोजगार। आज ग्वालियर में रोजगार की हालत बहुत खराब है। निश्चित तौर पर नए रोजगार के लिए नए उद्योग ग्वालियर में आना चाहिए, ठीक है ना। मालूमपुर डेड हो गया, बामा डेड हो गया, ग्वालियर की तमाम सारी इकाइयां थी, जैसे मिल सिंह को स्टील फोर्ड डेड हो गई। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास है कि ग्वालियर के अंदर यदि स्मार्ट बनाना है, जो बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो सबसे पहला साधन रोजगार का है कि हजारों नौजवान जो आज बेरोजगार है, निश्चित तौर पर नए उद्योग आना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल डेड हो गई हैं। आज अस्पतालों में मरीजों को दवाई मिल नहीं रही है,
लोग बेमौत मारे जा रहे हैं इलाज के भाव में। निश्चित तौर पर हमारा मानना है कि स्वास्थ्य सेवा अच्छी होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था है, निश्चित तौर पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। और जो ग्वालियर के अंदर जो यातायात व्यवस्था है, ग्वालियर के अंदर जो सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, गरीबों की विधवा पेंशन की समस्या है, निश्चित तौर पर रोजगार की जो समस्या है, निश्चित तौर पर प्रदूषण की समस्या है कि ग्वालियर में आज जब आता है कि विश्व में नंबर 1 है प्रदूषण ग्वालियर का, तो निश्चित तौर पर हमको शर्म आती है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर के अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार ये महत्वपूर्ण समस्या है। इसके साथ साथ सड़क, पानी, बिजली की जो समस्या है, निश्चित तौर पर हम चाहेंगे प्राथमिकता के आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनती है तो उनका हल हो, और जनता की जो विश्वास है उस विश्वास की कसौटी पर कांग्रेस पार्टी खरी उतरे, हमारा प्रयास होगा। जी, तो दर्शकों, अभी हमने मुन्नालाल गोयल जी से बात की, जो कि कुछ राजनीति से प्रेरित बातें थी, कुछ उनके निजी जिंदगी की भी बातें थी। अब मैं आपसे सामने मुन्नालाल गोयल जी अंदर से क्या है, मुन्नालाल गोयल जी क्या सोचते हैं, मुन्नालाल जी के सपने क्या है, मुन्नालाल जी को कौन पसंद है, कुछ इस बारे में बात करते हैं। जो पहली बार शायद आप जानेंगे कि मुन्नालाल गोयल जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपको शायद नहीं पता होंगी। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ गोयल साहब कि आपका सपना क्या है? मेरा सपना समाज की आखिरी कतार में जो गरीब आदमी है, उसकी आंखों में जो आंसू है, उसको मैं पहुंचता रहूं, ठीक है ना, उसको उसकी चेहरे में मुस्कान मैं देता रहूं। मेरे क्षेत्र का गरीब आदमी है, जब आता है और उसके चेहरे पे पीड़ा होती है, तो मुझे लगता है उसके चेहरे की पीड़ा कैसे दूर कर पाऊं, उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे दे पाऊं। तो लगातार ये संघर्ष मेरा चलता रहेगा कि मेरे क्षेत्र की जनता रहेगा, उस आंसू को मैं पहुंच पाऊं, उसके चेहरे में मुस्कान दे पाऊं, ये मेरा सपना है, ये लगातार जारी रहेगा। उस नेता का नाम बताइए जो आपका अभी तक का सबसे फेवरेट नाम हो। मैं तो गांधी को मानता हूँ, मैं तो लोहिया को मानता हूँ, ठीक है, मैं तो नेहरू को मानता हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी का भी सपना ये था कि असली आजादी उससे न आएगी जिस दिन आखिरी कतार में जो गरीब आदमी है उसकी आंख में आंसू होगा, जो है उसको उस आंसू को पहुंचने का काम करेंगे। जिस दिन आर्थिक गैर बराबरी जो लगातार इस देश के अंदर के 5% लोगों के हाथ में पूरा पैसा है, 95% गरीब आदमी है, जब तक आर्थिक समानता नहीं आएगी तब तक निश्चित तौर पर सही मायने में लोकतंत्र नहीं आएगा। तो निश्चित तौर पर मेरा तो फिर जो आदर्श है वो गांधी है कि गांधी ने लगातार हमेशा गरीब की बात की, गांधी ने हमेशा दलित की बात की, गांधी ने हमेशा आर्थिक असमानता जो हो गई है उसको दूर करने की बात की। इसलिए मेरे तो नेता गांधी जी हैं। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनसे आप प्रेरित हैं या जिन्हें आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। मैंने कहा ना कि मेरे प्रेरणा स्रोत गांधी है और उन्हीं को मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। और राजनीति में जब से आया हूँ उनको पढ़ा है, उनको देखा है, उनके विचारों को उसको जीवन उतारा है, तो मेरे प्रेरणा स्रोत गांधी और मैं निश्चित तौर पर गांधी के ही पदचिन्हों पर चल के और निश्चित तौर पर पूरी जिंदगी में राजनीति करना चाहता हूँ। एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? मैं सबसे ज्यादा प्यार तो अपने क्षेत्र की जनता से करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं से करता हूँ। जो कार्यकर्ता मेरे साथ हमेशा मेरे संघर्ष में, जब मैं लड़ाई लड़ता हूँ इस क्षेत्र के विकास के लिए, लड़ाई लड़ता हूँ गरीब आदमी के लिए, और जो उस संघर्ष में जो कार्यकर्ता मेरे साथ खड़ा होता है उससे प्यार करता हूँ। इस क्षेत्र में जो जनता है, जो जनता मेरे साथ खड़ी होती है, तमाम सारी तेकड़ों में चलती है, दारू चलता है, पैसा चलता है, उसके बावजूद ही जो जनता मुझे सहयोग करती है, ठीक है ना, निश्चित तौर पर जनता को प्यार करता हूँ। ये दोनों ही मेरे प्यार हैं, मेरा कार्यकर्ता, मेरी जनता जी। तो ये बताइए कि आपका ग्वालियर को लेकर सपना क्या है? मेरा ग्वालियर के लिए सब सपना ये है कि ग्वालियर के अंदर निश्चित तौर पर अच्छे रोजगार के साधन हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छी सड़कें हो, शिवलाने अच्छी हो, और इस क्षेत्र के गरीब आदमी को आवास की व्यवस्था हो। इस क्षेत्र में जो गरीब व्यक्ति हैं जिन उनको न्याय मिले, ये मेरा सपना है निश्चित तौर पर, और इसी सपने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। अच्छा, पसंदीदा आपका खेल कौन सा और खिलाड़ी कौन सा है? देखिए, मैं खेल और खिलाड़ियों के गया नहीं, बता रहा हूँ। मैं तो जिंदगी में खेल ही खेला है कि गरीबों के बीच काम करना है मुझे, ठीक है ना। और जब मैं दिन भर में 10-20-50 लोगों की मदद कर देता हूँ कि आज हॉस्पिटल में फलाना गरीब आदमी है, मेरे को फोन किया कि भाई साहब मैं परेशानी में पहुंच गया, उस गरीब आदमी में इलाज करा दिया, किसी आदमी के साथ अन्याय हो गया, भाई साहब थाने में निर्दोष आदमी बंद कर दिया, मैं वहाँ पहुंच गया, या इस क्षेत्र में कोई पीड़ित आदमी है कहीं संकट में है, उसने मुझे पुकारा, पहुंच गया और उस पीड़ा में मैंने उसकी मदद कर दी, तो मुझे सुकून मिलता है कि दिन भर में मैंने 10-50 लोगों की मदद की है। तो निश्चित तौर पर मेरा खेल तो यही है कि मैं गरीबों के लिए जीता हूँ, गरीबों में मरता हूँ। चलिए, पसंदीदा अभी तक की कोई फिल्म जो आपने देखी हो जो आपको सबसे पसंद हो, कोई हीरो? मैं तो वैसे
दिलीप कुमार को ज़्यादा पसंद करता हूँ। दिलीप कुमार जी मेरे फेवरेट रहे हैं। तो दिलीप कुमार जी की कोई पिक्चर जो आपको याद हो, जो आपने देखी हो? दिलीप कुमार जी की तो कई पिक्चरें मैंने देखी हैं, ठीक है ना, लेकिन ये अब मैं समझता हूँ पिछले 15-20 सालों से मैंने पिक्चर भी देखी नहीं है, ठीक है ना। तो जब से राजनीति में आया हूँ सक्रिय तौर पर पिक्चरें भी मैंने देखना बंद कर दी है, लेकिन ये मैं दिलीप कुमार को पसंद करता रहा हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जब आप खाली होते हैं, बिल्कुल मतलब जैसे चुनाव की थकान से दूर होके जब आप अपने घर में आते हैं, जब आप खाली होते हैं और सारी चीजें दिमाग से निकाल के जब खाली समय होता है उसमें आप क्या करते हैं, क्या सोचते हैं आप? मतलब एक ऐसा पल जिसमें कुछ और नहीं, सिर्फ आप अपने आप से बात कर रहे हैं, तो मुन्ना लाल जी अपने आप से क्या बात करते हैं? जब खाली पल में होता हूँ तब भी मेरे जेल में क्षेत्र और जनता ही रहती है, मैं नहीं होता हूँ। मतलब मैंने परिवार को परिवार नहीं माना, मैंने अपने क्षेत्र की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, ठीक है ना, क्षेत्र की समस्याओं को इतना जुड़ा है कि मैं खाली समय में भी क्षेत्र की सोचता हूँ कि अब अपने क्षेत्र के अंदर फलाई जगह पानी नहीं है, फलाई जगह सीवर लाइन समस्या है, फलाई जगह लोग परेशान हैं, तो मैं खाली समय में भी कहता है किस तरीके से क्षेत्र के काम आ पाऊँ, किस तरीके से क्षेत्र का विकास कर पाऊँ, किस तरीके से अपने कार्यक्रम बंद कर पाऊँ, वही मेरा सपना रहता है। पर मेरा परिवार का कोई अपना सपना नहीं है, मेरा सपना मेरा क्षेत्र है, मेरा सपना मेरा क्षेत्र की जनता है, मेरा सपना मेरी क्षेत्र की समस्याएं हैं, उनमें भी खाली समय में सोचता रहता हूँ। जब आप कहीं किसी दौरे पर जाते हैं या किसी कार्यक्रम में जाते हैं, ऐसा कुछ आपने कुछ देखा हो या कुछ आपने महसूस किया हो जिससे आप सबसे ज्यादा विचलित हुए हो, सबसे ज्यादा परेशान हुए, जिसको देख के आपको बहुत पीड़ा हुई हो? जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, आज इस ग्वालियर मुख्य धारा में जुड़ गया है, ये मुख्य धारा में जुड़ने के बाद भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की आज भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मैं पिछले 2 दिनों गया था, रावली में माताजीपुरा है, तो माताजीपुरा रावली में है, लेकिन आप देखिए कि माताजीपुरा में पिछले कई महीनों से लोग पानी के लिए एक बूंद की तरस रहे हैं। नगर निगम भाजपा की है, मंत्री भाजपा का है, रावली गांव नगर निगम में आता है, लेकिन पिछले कई महीनों से वो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज भी हालात ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नगर निगम भाजपा की है, सांसद भाजपा का है, मंत्री भाजपा के हैं, इसके बावजूद इस ग्वालियर के अंदर, शहर के अंदर लोग बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तो माताजीपुरा के जब मैं पहुंचा तो मैं देखा कि वहां के लोग बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे बड़ा दर्द होता है कि इस ग्वालियर शहर के अंदर वो इलाका भी है जो जहाँ लोग बूंद पानी की तरस रहे हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सीवर लाइन में पानी बह रहा है, ठीक है, और लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तमाम ऐसी महिला हैं कि जो बेचारी विधवाएं थी, ठीक है ना, जिनको पेंशन मिलती थी, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये अजीब भारत है कि भाजपा राज हम सोच रहे थे कि कम से गरीब विधवाओं को तो कम से कम 300 रुपये पेंशन मिलेगी, उनकी पेंशन बंद की। जब पेंशन वाली महिला आती है, भाई साहब हमारी पेंशन बंद करती है, तो मुझे दर्द होता है। तो निश्चित तौर पर आज भी मुझे लगता है कि चाहे पानी का सवाल हो, चाहे विधवा पेंशन का सवाल हो, चाहे बिजली की समस्या, बिजली के लोग आते हैं कि भाई साहब हम गरीब आदमी, मेरी पगार केवल 3000 महीने की है, बिल आ रहा मेरा 6000 महीने का, तो निश्चित तौर पर लगता है कि अन्याय हो रहा है कि 3000 रुपये वाला बिल आदमी जिसकी पगार 3000 रुपये की, बिल 6000 महीने का आ रहा है, तो वो कहाँ से चुका पाएगा? तो ये सब चीजें मुझे कचोड़ती है, ठीक है ना। और निश्चित तौर पर इसमें जो संभव है मदद करने का काम करते हैं, वो संघर्ष करने का काम करते हैं, वो कर रहे हैं हम लोग। ये तो रही आपके दर्द और तकलीफ की बात। अच्छा, मैं अगर ये पूछूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि खुशी किस चीज से मिलती है? चलिए, मुझे खुशी चीज मिलती है कि जब मैं पीड़ित व्यक्ति की मदद करता हूँ और उस मदद में उसकी आंख में जब जो आंसू था वो खुशी मिल जाता है, ठीक है ना, तो निश्चित तो मुझे खुशी जब होती है कि जब मैं पहुंचा हॉस्पिटल, कोई गरीब आदमी है और मैंने उसकी मदद पहुंचा दी और उसके चेहरे पर खुशी आ गई, तो मुझे खुशी हो जाती है। यदि कहीं पानी की समस्या है और मैंने जाके संघर्ष किया और उस समस्या निबट गई, तो मुझे खुशी होती है। कहीं पीड़ित महिला है, पीड़ित महिला के वैसा मेरा विधवा पेंशन कार्ड है, मेरा गरीबी कार्ड है और मेरे प्रयास में बन जाता है, तो मुझे खुशी होती है। जहाँ गरीब आदमी के चेहरे पे खुशी आती है तो मेरे चेहरे खुशी आ जाती है, उसके चेहरे पे पीड़ा होती है तो मेरे चेहरे पीड़ा होती है, तो मेरी खुशी उस गरीब आदमी के चेहरे पे है, उसके चेहरे पे खुशी आती है तो मुझे खुशी आ जाती है। चलते चलते एक लास्ट प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ कि ग्वालियर की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है कि लगातार 13 सालों से भारतीय जनता पार्टी को इस ग्वालियर के व्यापारी वर्ग ने, इस शहर के प्रबुद्ध वर्ग ने, इस शहर के नौजवानों ने भाजपा को साथ दिया है। 13 सालों में भाजपा ने क्या दिया है, इसको चिंतन निश्चित तौर पर जनता करना चाहिए। आज
व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है, सबसे ज्यादा लूट और अपहरण की घटनाएं व्यापारी हो रही है। इस ग्वालियर शहर में रोजगार है नहीं है, जो रोजगार थे सब खत्म हो गए, नए रोजगार के साधन बन ही रहे हैं। तो कहाँ जाएगा नौजवान? जब हर महीने 10,000 नौजवान पैदा हो रहा है हर साल बेरोजगार, और कोई रोजगार साधन नहीं है, तो नौजवान कहाँ जाएगा? तो निश्चित तौर पर मेरा कहना है कि अब समय आ गया है कि आने वाले समय में जनता को चिंता करना है कि जिस पार्टी को हमने सरकार बनाई है, जिस पार्टी नगर निगम बनाई है, क्या वो पार्टी आपके हितों में काम कर पाई है? और नहीं कर पाई है तो 2018 में निश्चित तौर पर जनता को चिंता करना चाहिए। ऐसी पार्टी कि जिसने वादा खिलाफी की है, ऐसी पार्टी जिसने कि आपके सपनों को तोड़ा है, ऐसी पार्टी जिसने लगातार व्यापारी, किसान और मजदूर के साथ अन्याय किया है, ऐसी पार्टी को आईना दिखाने का काम जनता को करना चाहिए। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संजय भारद्वाज जी के लिए कि उन्होंने आज सच्ची आवाज में इस चैनल का प्रारंभ किया है। और निश्चित तो इस सच की आवाज यदि जिंदा रहेगी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे मुन्नालाल गोयल जी। हमारे दर्शकों को आज मुन्नालाल गोयल जी का एक अलग ही रूप देखने को मिला होगा, उनकी कुछ पसंदीदा चीजें आपको जानने को मिली होंगी, उनकी दिल की बात आपने सुनी होगी। ये जो कार्यक्रम है ये आपको पसंद आया होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं संजय भारद्वाज आपसे विदा लेता हूँ, और अगले संडे को मैं आपसे फिर मिलूंगा और एक नए शख्स के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।